अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो जो आज की वीडियो है, इसका टाइटल है ट्रुथ ऑफ कारगिल वार बाई पाकिस्तानी पीपल्स। तो ये कारगिल वार पर ये वीडियो है। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पाकिस्तानी दर्शक अपने कमेंट्स में लगातार लिख रहे हैं कि 71 की जंग को छोड़ दें तो पाकिस्तान ने हर जंग में भारत को शिकस्त दी है, हराया है। तो दोस्तों, आज इन पाकिस्तानी दर्शकों की बोलती बंद करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हिंदुस्तान का एक भी शख्स इन चारों जंगों के बारे में नहीं बोलेगा, बल्कि खुद पाकिस्तानी अपनी पोल खोलेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी सरकार, उनकी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी पत्रकार बताएंगे कि भारत से हुई 4 जंगों का नतीजा क्या रहा है। अगर पाकिस्तान के मेरे दर्शक सबूतों के साथ बने इस वीडियो को भी नहीं मानेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, सच को मानना ही नहीं चाहते। तो सीरीज के पहले वीडियो में बात करगिल जंग की। इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहां पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आकर आपको ले जाएंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन किसी ने नहीं ले गया सर। 3 दिन के बाद फिर अटैक हो गया, पोस्ट कब्जा हो गया सर। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया सर, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया, भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मार रहा है। पाकिस्तानी फौजी हुनर शेर ही नहीं, कई और जवान जिन्हें भारत की सेना ने पकड़ा, उन्होंने यही बातें कही। ये सब करगिल जंग की जंग में युद्धबंदी थे। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें लड़ने तो भेजा था, लेकिन जंग में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। अब सर नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकता। लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी कितनी अनप्रोफेशनल है इसका अंदाजा आपको करगिल जंग के इन POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर की बातों से हो गया होगा। भारत ने इन सभी जवानों का इलाज कर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। इस सबूत को देखने के बाद पाकिस्तानी दर्शक कहेंगे कि जबरन बयान लिया गया होगा, लेकिन दोस्तों सच ये है कि पाकिस्तानी फौज के इन जवानों ने अपनी ही फौज की पोल खोल दी। अगर ये सबूत भी नहीं मानते हैं आप, तो मेरे पास आज सबूतों की लंबी फहरिस्त है। जो झूठी बात करगिल जंग के बारे में आपके दिमाग में भरी गई है ना, आज उनको हटाने का वक्त है। पहले आपको सुनाते हैं आपके ही पाकिस्तानी सरकार, फौज और पत्रकारों की जुबानी कि करगिल में हुआ क्या था। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड अजम्पशंस थी। अगर आप कहें ना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बूफर गन्स इंडियंस ले आए थे। वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे, और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी, उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के परख्चे उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था, इंडियन जो एयरफोर्स थी वो देवर
पाउंडिंग एंड पाउंडिंग। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज वो भी थी, रिकैप्चर कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी और लोगों, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन, टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। तो जमीन से बोफोर्स तोपों और आसमान से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फौज का हाल बेहाल कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। न बचने का रास्ता था, न भाग निकलने का। गोलियां नहीं थी, गोला बारूद नहीं थे, राशन नहीं था। पाकिस्तानी फौज भूखों मर रही थी। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान भूखे पेट भी लड़ने को तैयार थे। उनकी तारीफ तो बनती है क्योंकि वायरलेस पर वो रोटी नहीं, गोली मांग रहे थे। वाकई फिर एक मरहला ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। लेकिन आप सलाम करें उनकी बहादुरी को कि जब उन्हें कोई मौका मिलता था तो वो खाने को नहीं मांगते थे, वो एमुनिशन मांगते थे। हाँ, ये आपने लिखा है इसमें कि आप हमें एमुनिशन दे। सिंध रेजिमेंट के 2 जवान थे, तो आपने लिखा है कि 2 जवान जो 2 दिन लड़ते रहे, उनका एमुनिशन खत्म हो गया था और 2 दिन के बाद जब उनको कमक पहुंची तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं चाहिए, हमें गोलियां दो, गोलियां दो। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, इन सबूतों पर यकीन कर रहे हैं ना? दिल तो जल रहा होगा, दर्द हो रहा होगा अपनी नकारा फौज की पोल खुलते हुए देखकर। जनाब, अभी तो जो सबूत मैंने पेश किए हैं वो कुछ नहीं है। आगे तो ऐसी ऐसी बातें आपके ही पाकिस्तानी कहने वाले हैं जिनसे आपकी आर्मी की दिमागी हालत का पता चलने वाला है। अभी तो आप ये सुनिए कि करगिल में आपकी फौज को अपने कितने जवानों से हाथ धोना पड़ा। और जब वो आए तो हाँ कैजुअलिटीज़ हुई हैं बहुत। नंबर्स का नहीं पता चलता, कोई कहता है 300, कोई कहता है 2000, ये नंबर्स का नहीं, 2000 तो हो ही नहीं सकते, इतने तो गए भी नहीं थे। लेकिन शहीद हमारे ये फ़ौज के अपने लोगों से मैं बात करूँ, वो कहते हैं कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज। नहीं, 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद? 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी। पाकिस्तानी जवानों के मरने से याद आया, पाकिस्तानी फौज अपने आप को प्रोफेशनल कहती है ना। मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को भी अपनी सेना पर बड़ा गुरूर है, होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अंधा गुरूर नहीं होना चाहिए। जनाब, आपकी आर्मी ने तो अपने ही जवानों की लाशों को लेने से मना कर दिया। प्रोफेशनल होना क्या होता है, उन्हें भारत की सेना से सीखना चाहिए। दुश्मन सैनिकों की लाशों का भी भारतीय आर्मी ने सम्मान किया, उन्हें पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। सेना चाहती तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें वैसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनाब, ये होता है प्रोफेशनल आर्मी का होना, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की जब किरकिरी हुई, जब उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सैनिक करगिल जंग में शामिल थे। यह वीडियो एक और सबूत है भारत की सेना के प्रोफेशनल होने का। हाथों में सफेद झंडा लिए जो ये जवान दिख रहे हैं ना आपको, वो आपकी ही सेना के जवान हैं। ये अपने मारे गए साथियों के शव लेने आए थे। भारत की सेना ने पूरा सम्मान किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों ने भी सैल्यूट किया। यह है हिंद की सेना। लेकिन पाकिस्तान की सेना कैसी है, इसका एक और सबूत देते हैं। पाकिस्तानी सेना की मेंटल ग्रोथ हुई ही नहीं। वो कोई ऑपरेशन ढंग से प्लान ही नहीं कर सकते। उनका दिमाग इतना तेज ही नहीं है कि बड़ा ऑपरेशन तो छोड़िए, छोटा ऑपरेशन भी प्लान कर पाए। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी सेना के अफसर और पाकिस्तान की सरकार में रहे लोग कह रहे हैं। फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें हैं, बर्री, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था।
और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। बर्फ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहां जा रहे हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। शाहिद लतीफ साहब के कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखें जी, मैं समझता हूं ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पांव है। कहीं पे भी बेसिक एजुकेशन से लेके मिलिट्री वॉरफेयर में टू द हाईएस्ट, जो आप एनडीसी वगैरह में भी पढ़ाते हैं ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में, आप जब तक अपनी वॉर प्लान को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंटायरिटी में नहीं देखते, आप वॉर के अंदर जा ही नहीं सकते, ऑपरेशंस लॉन्च कर ही नहीं सकते। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो वो हाई ग्राउंड्स पे थे ना। आपने एलओसी क्रॉस की, आपने जाके उन पे अटैक कर दिया। क्या हम तारीख से सबक नहीं सीखते? तारीख से सबक नहीं सीखते, और दूसरी एक चीज बहुत आया हो जाती है इससे कि हमारी जो मिलिट्री तालीम है, यानी मिलिट्री एजुकेशन, इसमें कोई एक कोताही भी है। इसका मतलब ये है कि जो हायर लीडरशिप है वो कम से कम ये लोगों में जिन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं उसमें बहुत ही कोताही जाहिर होती है और आया होती है। तो इसका मतलब ये है कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो ये अपनी सोच है इनकी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो इनका फर्ज बनता था वो इनमें है ही नहीं और ये सोच ही नहीं सकते। मैंने कहा था ना कि मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। सुन लिया ना आपने, पाकिस्तानियों की ही जुबानी अपनी नकारा फौज की कहानी। भारत की आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी कहीं नहीं ठहरती जनाब। अभी तो सिर्फ एक जंग की बात की है, अभी तो 3 की बात करनी बाकी है, उन पर भी वीडियो बनाने वाला हूं। आज तो सिर्फ करगिल जंग पर आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और आप लोग जो चीन को अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझते हैं ना, उसने करगिल जंग के दौरान क्या किया था, जरा वो भी सुन लीजिए। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि दे डिड नॉट रियलाइज कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इनका ख्याल था वो नहीं करेगा वैसे, उन्होंने वैसे किया। और इनका ये ख्याल था कि कश्मीर के अंदर भी कुछ उभरेगा, कुछ होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरा ये था, इनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर इनके साथ थ्रू आउट जाएगा। एक स्टेज ऐसी आई कि नवाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर आया फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रॉम ब्रिटेन कि मियां साहब ने कहा हम तो ये फंस गए हैं यहाँ, तो ये निकालें यहाँ से, नहीं तो हमें तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे और हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। और चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने कुछ नहीं किया। समझ नहीं आया? मैं आपको समझाता हूं। तब के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ चीन में थे। वहां से उन्होंने अपने तब के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज को एक सीक्रेट कॉल की। उसमें करगिल को लेकर क्या बातचीत हुई वो सारी जानकारी भारत को मिल गई। इस टेप को भारत ने 1999 में ही आपके पीएम नवाज शरीफ को सौंपा था। अब आप सोचिए कि प्लानिंग के लेवल पर आपके आर्मी चीफ ने कितनी बड़ी मूर्खता की है। और यह हुआ कैसे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आप चाइना में हैं, एक होटल रूम में आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो जाहिर है यार वो तो चाइनीज इंटेलिजेंस ही नेचुरली वो चाइनीज ही होंगे। अमेरिकन तो डिएगो गार्सिया में बैठ के इंडियन ओशन में बैठ के इतना तो नहीं कर सकते। तो या अमेरिकन थे या चाइनीज थे, बट अगर चाइनीज थे तो उन्होंने डर गए। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया। नहीं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने फिर अमेरिकनों को बताया, क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट बता नहीं सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता। अब अमेरिकनों ने इनको बताया, फिर जाके ये मसला जाके ना तो फिर दुनिया को पता चला हो क्या रहा है। करगिल में जब पाकिस्तानी सेना बुरी तरह फंस गई तो वो घबरा गई। उन्हें लगा कि अब तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। इस डर के मारे आपके जनरल परवेज मुशर्रफ हाथ जोड़ते हुए नवाज शरीफ के पास पहुंचे कि भाई कोई रास्ता निकालिए। रास्ता एक ही था, अमेरिका के पैरों में जाकर गिर पड़ना। और हुआ भी वही। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पिस्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहां तो तुलोलंग भी गिर गया। उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा। तो तुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं।
और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला, बहुत दोगला और झूठा। तो फिर मियां साहब ने क्लिंटन के साथ राब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और वहां जो हुआ वो फिर स्ट्रोप टैबलेट साहब हैं जिन्होंने पूरी किताब, एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे, और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियां साहब ने बेसिकली मियां साहब ने जाके कहा हमें यहां से निकालें। उन्होंने कहा निकालेंगे आपको मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करें, ये करें, ऐसा कुछ नहीं, आप निकलेंगे। उन्होंने कहा जी उसको सीज फायर करने का, सीज फायर भी नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे नहीं। तो मतलब इट वॉज वो जुलाई 4 उनकी छुट्टी का दिन, और वहां वो जबरदस्ती मियां साहब पहुंचे, डेस्परेट। उनका आना ही इस स्टेज पे ऐसे लगता था आउट ऑफ फियर डिफीट। तो मतलब ये बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त, सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी। और देन वी हैड टू विड्रॉ, और विड्रॉल में भी वो शेलिंग करते रहे। सबसे मतलब इट वॉज अ टेरेबल सिचुएशन इन जुलाई, बहुत बुरी जुलाई के जो हाल हुआ हमारा, इट वॉज टेरेबल बिकॉज वी वर विदाउट कवर एंड वी वर विड्रॉइंग। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, ये जो आप कहते रहते हैं ना कि करगिल जंग में पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं गया, नवाज शरीफ जंग खत्म करवाने के लिए बिल क्लिंटन के पैरों पर नहीं गिरे, तो दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबूत आपको मैंने दे दिया। करगिल जंग हारने का नतीजा पाकिस्तान को सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं भुगतना पड़ा, दुनिया भर में क्या हाल हुआ ये भी पाकिस्तानियों की ही जुबानी सुन लीजिए। कारगिल का ये था कि इट वॉज अ सेटबैक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से, और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से, कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। कारगिल ऑपरेशन का मकसद क्या था? कश्मीर आजाद करवाना या सियाचिन वापस लेना? मकसद क्या था? मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है, और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाएगा। तो क्या तो इस तरह से एक्चुअली कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नुकसान। ये कभी बात आपने मुशर्रफ साहब के मुंह पे उन्हें कही थी? वाजपेयी चल के आए थे पाकिस्तान, बस में बैठ के पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क के बहुत एक इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड प्राउड मैनर हमने रिसीव किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और वो बात करने आए थे और बात चल रही थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को तो मिन्नतें करनी पड़ी। जनरल मुशर्रफ हैड टू वॉक ऑन हिज नीज एंड गो टू द इंडियंस एंड कीप सेइंग कि जी बात करें हमारे से। फाइनल जो उन्होंने जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, दैट वाज वेरी गुड, और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया। 1971 में इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया था, हम अग्रेसर हमें डिक्लेयर हो गए थे, याद है आपको? और अभी भी वही हुआ, और हम हमेशा आइसोलेट हो जाते हैं, और हमें इंडिया जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बेहतर है, हमारी नहीं है, सीधी सी बात। वी गेट पिप्ड। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था, एक भी हिंदुस्तानी को बतौर सबूत पेश नहीं किया मैंने। पाकिस्तानियों की जुबानी करगिल जंग की हकीकत आपके सामने रखी, किस तरह पाकिस्तानी फौज ने एक बेहद बुरा और निचले दर्जे का मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया, किस तरह उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी, और किस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान आर्मी की तथाकथित काबिलियत के बारे में पता चला उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट में 4 जंगों के बारे में लिखा है कि 71 को छोड़ पाकिस्तान कभी नहीं हारा। तो भाइयों, करगिल का सच आपके सामने ला दिया मैंने, बाकी जंगों में क्या हुआ था वो भी लाऊंगा। वैसे मुझे यह भी पता है कि पाकिस्तानी दर्शकों को मिर्ची लगेगी, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। सच को स्वीकार करें, कम से कम हमारी नहीं तो अपने लोगों की बातों पर भरोसा करें। आपके दिमाग में जो झूठ भरा जाता है ना, उसे हटाएं। जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, भारत आपसे कभी जंग नहीं चाहता, यकीन मानिए। लेकिन अगर आप हमले करेंगे, अगर आप आतंकी कार्रवाई करेंगे, तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। और नतीजा यही होगा जो करगिल में हुआ, जो बाकी की 3 जंगों में हुआ, और जो अभी घुसपैठ कराने के समय हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार। इस वीडियो में जी विकास भाई, कारगिल वार में आपने बिल्कुल आलोक सर ने ये ठीक कहा कि उनका इंडिया का कोई भी जो है ना वो नहीं था, ना एंकर ना कोई उनको बंदा।
सारे का सारे जो हैं वो हमारे जो अफवाज के जो बंदे हैं वही हैं, और हमारे एंकर पर्सन जो हैं बड़े सीनियर हैं। उन्होंने ये सारी बातें सीनियर कहाँ हैं, घटिया किस्म के हैं। उन्होंने ये सारी बातें की कि कारगिल वार में असल में एक्चुअली हुआ क्या। हमने तो जो सुना था, मैंने जो सुना था कि कारगिल वार जो थी वो मुशर्रफ साहब जीत रहे थे और नवाज शरीफ ने ना वो हार मान ली। बिल्कुल इसी तरह ये आपने सुना? आपको क्या ये आपने नहीं सुना? आपको यार पता है फौज के साथ उसकी कितनी बनती है, आपको पता है। वो अभी भी वो बाहर बैठ के कितना भौंक रहा है फौज के खिलाफ, इस बात को मानते हैं। ये जो फौजी हैं, शायद लतीफ साहब भी हैं, ये दूसरे सारे जो हैं, ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने जब वहां पर कारगिल में अपने आप को देखा कि मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने आके नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप अमेरिका बात नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है, ये सारे सबूत मेरे तो नवाज शरीफ तो पहले चला गया था उनके पास भाई। ये तो बाद की भैया मेरी बात सुने। नवाज शरीफ तो आप अगर तरीक काट के देखें, ये तो लोग साहब को पता नहीं कहाँ से मिलती है, वो फटे पुराने जो एंकर है वो उठा के लाते हैं। मेरी बात सुन, नवाज शरीफ पहले चला गया था, हमारे मीडिया पर मौजूद कोई नहीं। नजम सेठ जितना है ना आज के दिन उसको कोई भी नहीं लेता। हाँ, हामिद मीर को भी नहीं लेते, उनको भी निकाल दिया। वो जो क्लिप है ना, वो हार जीत के दोनों मुमालिक में जो बहस होती है ना, वो यार मेरी बात सुन ले। वो बोल रहा था, मेरी बात सुन ले, वो बोल रहा था पाकिस्तान की आर्मी कितनी प्रोफेशनल है। ये अभिनंदन से पूछ ले जो इनका पैरेड था अभी कितनी प्रोफेशनल है। ये बात है ना कि वो हमारे हम भी वीडियो दिखा सकते हैं यार, हम शहीद हुए थे ना, उनको वो इज्जत के साथ वापस भी कर रहे हैं, और उनको हम लोगों ने इज्जत के साथ नहीं किया, अभी नहीं किया है। अभी अभिनंदन वो तो पहले की बात चल, आपकी बात हम मान ले। हमने तो अभी ताजा 2021 की बात है, आपने शायद आपने देखा कि नहीं, अभी वापस किया अभिनंदन को। ये जानते हैं के साथ ही हमारा जो फौजी वहां पर उन्होंने कैद कर लिया था, वो बता रहा था कि एक्चुअली होता ये कि जब 3 दिन हो जाते हैं ना, उसको वो वापस कर लेते हैं जो जख्मी हो जाता है। तो वो कहता मैं 3 दिन मैं उनको करता रहा, उनके साथ रबते, उन्होंने कोई सुनी नहीं बात, और आखिर एट द एंड वो जो उन्होंने वो गिरफ्तार कर लिया। यार मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो मेरी बात को वापस तो ले यार, मेरी तो ये बता रहे वो ले वापस तो ले यार, मेरी बात नहीं होगा भाई मुर्तजा, मेरी बात सुन ले। हमारी आर्मी का जो आदमी है ना, भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे सोल्जर हैं, वो इतने कि इंशाल्लाह मैं कहता हूँ मजबूत होते हैं। इनकी वो कैद खानों में भी रहे, उन लोगों ने अभी तक इन लोगों को कुछ बताया नहीं। ये किस तरह बोल रहा था यार, जो हमारे उस वक्त फौजी गिरफ्तार हुए थे, यार मेरी बात बता रहे हैं, ये सफेद झंडा पुराने दौर का दिखा रहे हैं ना, मैं इनको नहीं दिखा देता हूँ जब इनके आदमी उठाने आए यार, जब हमारे अपने आदमी मार रहे हैं, हमारे अपने फौजी जो गिरफ्तार हुए वो मार रहे थे कि हमें किसी ने, जब हम जख्मी हुए थे हमें किसी ने वापस नहीं उठाया और ना हमारी मदद की है। यार इसी तरह मेरी बात सुने, पिछले दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात, इसमें पता आपको प्रोफेशनल कितना मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, आप इधर ये लोग सर को सेंड कर देना और दिखा देना। इनके आर्मी वाले भी डर से नहीं उठा रहे थे सफेद झंडा। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बोला, सफेद झंडा कर रहे हैं ना, जब कोई जख्मी हो जाता है, चाहे इंडिया की तरफ हो या कोई किसी यार पाकिस्तानी भी आने वाले वापस तो प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल का पता लगता है कि आप कितने स्ट्रांग, आप क्या कर सकते हैं। यार ये तो तलखी वाली बातें कर सकता है। एक जख्मी जो है वो पढ़ रहा है, मतलब कि पढ़ा है, उसको कोई पाकिस्तान की डेथ हुई थी, इंडिया की नहीं हुई थी। इंडिया में की यार मेरी बात सुने, सब जो है ना घरदार, मैं हमेशा ये बात बोल देता हूँ, मुझे मजबूरी से बोलनी पड़ती। सुन ले यार, सुन ले मैं क्या कहता हूँ, हमें तो अपनों ने लूटा। ये सेम बात है, वो जो घरदार बाहर बैठा है ना, सारा उसी का खेल। ये सारे घरदार ही हो गए यार, घरदार आप क्यों नहीं मानते? ये घरदार सारे फौजी अफसर भी घरदार, फौजी अफसरों की मैं नहीं बात करता, वो घरदार नहीं, लेकिन जो नवाज शरीफ है पक्का घरदार है, उधर बैठ के भी घटिया बातें करता आर्मी के नहीं। वो मेरी बात सुन ले, मेरी बात। अरे अभिनंदन के जो है ना वीडियो कुछ वो पकड़ के जो लाए थे, या वो उसने बोला था ये पाकिस्तानी आर्मी बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी है। मैंने पहले सुना था, अब देख लिया। वो इंडिया वाले पता क्या एंकर कहते हैं, ये ना जिस हिंदुस्तान में जहाँ वीडियो है ना, वो सब लोग डिलीट कर दे, इनको आगे फैलाए ना। असल में यार
पता है कि बात क्या है, ये जो मसाइल हैं ये अगर इंडिया के फौजियों के साथ होता है तो उनको भी नहीं करना चाहिए, उनको अपने जो जख्मी फौजी होते हैं उनको वापस उठाना चाहिए, और हमारे जो फौजी हैं इनको भी उठाना चाहिए, वापस लेना चाहिए, और एक बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। वार में तो ये मसले मसाइल होते हैं, लेकिन हमारे मेरी बात सुने, पिछले चैनल मेरी बात तो सुन, उन्होंने सबूत दिए, मेरी बात मेरी सुन ले छोटी सी। अचानक में थोड़ी झड़प हुई, इन लोगों को पता नहीं भी कितने गायब हो गए, यकीन कर ले। ये बताते हैं भी हमारे इतने हुए, नहीं बताते हैं काफी। तो हमारे तो बता रहे हैं ना, क्या हमारे तो बता रहे हैं, वो कोई 200 बता रहे हैं, 2000 हमारे बोल रहे हैं, फौजी बता रहे हैं, और हमारे जो है ना वो एंकर भी बता रहे हैं, हमारे सीनियर सहाफी जितने सारे बता रहे हैं। ये जो हामिद मीर साहब और हर जो जंग शुरू की है, मेरे पास ये आपको पता है, हर जो जंग शुरू की है, इनको नून लीग से पैसे मिलते हैं, हम भी इंटरनेट पर जाकर उनके क्लिप ले सकते हैं कि फौजी के तो लेना और बताए ना सबूत। मैं तो बता, मैं सबूत दे देता हूँ। अच्छा, लोग सब हमारे जो जितने भी जंगे हुई हैं, हर जंग में सबूत मिला है कि सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान ने की है। और हमारे खुद जो हमारे बड़े अच्छे समझदार लोग हैं वो बता रहे हैं कि नजम सेठी समझदार है। यार फौजी अफसर कितने बैठे हुए, 3 फौजी अफसर बैठे, मैं उन लोगों को किसी को नहीं जानता, जो उस जंग में शिरकत कर रहे होते हैं वो ही बता रहे होते हैं कि हमें कोई कोर्स नहीं इस तरह का नहीं बोलते, हमें कारगिल वार में भेज दिया, हमें बताया नहीं कि वहां पर करना क्या है। यार ये तो बात नहीं ना, हम इधर बैठे हैं गुलजार भाई, हम इधर बैठे, हम लोगों को पता नहीं ये कर रहे हैं, इस तरह का कोई बात नहीं। 65 की कोई भी घर नहीं जीता, तो कोई इंडिया जीता ना पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, उधर से कोई डेथ हुई है, कोई इंडिया पाकिस्तान से डेथ। ये मेरी बात सुने, मेरी बात 71 वार नहीं जीता इंडिया, वो तो जीता वो। अच्छा मेरी बात तो सुन ले, क्यों जीता है? ये गद्दार की वजह से जीता है ना नवाज शरीफ। मेरी बात सुनो, ये उनके पास चला गया था, उनको पता था जो मुशर्रफ है ना, मुशर्रफ बेचारा आप कारगिल के ये अंदर है, वो पहाड़ी के ऊपर जंग लड़ रहा था। वार सिर्फ वो बांग्लादेश इलाका हुआ है, नहीं तो जीता होता तो पाकिस्तान भी मुल्क के 2 टोटे हो गए, 2 हिस्से हो गए, क्या बांग्लादेश बना है? वो तो इंडिया का पाकिस्तान भी अलग हुआ है, फिर श्रीलंका भी किधर हुआ यार, क्या श्रीलंका भी पाकिस्तान और इंडिया तो एक दफा ही अलग हुए हैं जब वो अंग्रेज के पास था। भाई मुर्तजा मेन बात है, असल वो भी अपने लोगों की नहीं बात बताते, ठीक है ना, हमारे लोग मैं इनको मैं ये चाहता हूँ कि कोई जंग नहीं होनी चाहिए। भाई मेरी बात सुने, जब जंग लगे ना तो फौजियों को अपने फौजियों का साथ देना चाहिए, अगर जख्मी हो जाए तो उनको उठाना चाहिए, और अगर पहले नंबर तो आप इस मतलब कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो जाए ना तो फिर आखिरी दम तक लड़े यार, जो हो जाए वो देखा जाए। ये नहीं है कि जनाब तुम नहीं हमारी आर्मी दुनिया में सामने बैठी, क्या हो गया? 1971 की जो वार थी उसके भी सबूत प्रूफ देखे, मैं यार मेरी बात सुनो, बताता हालात थे, वो बोल रहा ना सुफेद, मैं इनको वीडियो इनकी भेज देता हूँ। इंडिया वालों की आर्मी के इतने हालात खराब है, वो अपने आप को खुदकुशी कर लेते हैं। तो मैं वीडियो दे देता हूँ, ये मैं लोग साहब को दिखा देते हैं, हम वीडियो में उनकी वो कहते हैं हमने नहीं ज्वाइनिंग ही नहीं करनी है, वो अपने को खुदकुशी कर लेते हैं। हमारे तो अच्छा भाई मेरी आप दिल से बोल रहे हैं, हम जो है ना हमारे जो मुसलमान भाई हैं या गैर मुस्लिम हमारी कंट्री में रहते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं, वो खुशी से जाते हैं, उनको फख्र होता है। इन लोग जो है ना वो बहुत मुश्किल से भर्तियां करके, इंडिया वालों को भी खुशी होती है कि वो इंडिया का दिफा करते हैं, खुद खुशी पाकिस्तान को भी खुशी होती है कि फौजी पाकिस्तान का दिफा करते हैं। किसी मुल्क का भी होता है ना, वो जब ज्वाइन करता है ना उसके ज़हन में और दिमाग में एक ही जज्बा होता है कि उसने अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करनी है, मान ले, चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो इंडिया का कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका का हो। फौजी का मकसद यही है कि अपने मुल्क की जो है ना सरहद उसकी हिफाजत करना और अपने मुल्क पर जान कुर्बान करना, इसी तरह, ठीक है। इससे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, ये होता है प्रोफेशनल फौजियों का काम। जो फौजी ये अपने जो ये किरदार है वो नहीं निभाता, वो अनप्रोफेशनल है। तो यही थी जी आज की वीडियो। मैं दुआ यही करता हूँ कि नेक्स्ट जो वार है वो अब पाकिस्तान और इंडिया किसी में भी ना लगे यार। इसमें तो मैं कहता हूँ इकोनॉमिकली मुल्क तबाह होते हैं, तो जो पहले हो चुका तो दुआ यही है कि अब दोबारा ऐसे मनाज़र हमें देखने को ना मिले। हमें अपने मुल्क की तरक्की और
अपने मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए जोर देना चाहिए, ना कि हम फजूल ये जो इंडिया हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, ये जो खेल है ना, इसमें जो है ना फौज वो बड़ा कुछ कमा रही है, खा रही है और हमें जो है ना वो कर रही है। तो फौजी जो है उनका हक बनता है कि वो सरहदों की हिफाजत करें। फौजी अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो मनाजर है ये देखने को ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।